बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हार्वर्ड अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, कंसेप्ट बिल्डिंग के हवाले से आज के हमारे लेक्चर सीरीज़ में जो टॉपिक डिस्कशन होगी वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कि जो डिटेल बताती है, रिपोर्ट होती है जिसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है किसी भी एक टॉपिक के रेलेवेंट। तो हमने कैश फ्लो यानी कि कैश एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ भी सकता है और जा भी सकता है। कब आएगा? जब हम चीज़ें सेल करेंगे, जब हमें प्रॉफिट अर्न होगा, जब हमें इंटरेस्ट मिलेगा। और पे कब होगा? जब हम चीज़ें बाय करेंगे, जब हमें लॉस होगा किसी चीज़ को सेल करने पे, जब हमें इंटरेस्ट पे करना होगा, डिविडेंड पे करना होगा। कोई भी पेमेंट करेंगे तो हमें पैसा पे करना है, कैश आउटफ्लो होगा, कैश निकल जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन से। सो ये क्यों स्टेटमेंट ज़रूरी है? जितनी भी हमारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें एक ये बुनियादी एलिमेंट है और एक बेसिक डॉक्यूमेंट है जिससे बहुत सारे इन्वेस्टर इसी डॉक्यूमेंट को देख के इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं। सो जो पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ क्रूशियल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड समरी। हमें किस चीज़ के बारे में डिटेल बताती है, वजाहत बताती है। एक सम अप होता है, समरी होती है ऑफ ए कंपनीज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। समरी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ ए कंपनी, यानी कि हमें कैश के बारे में ये ओवरऑल बताती है। ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, जो भी पीरियड हो आप उसको स्पेसिफाई करते हैं। नॉर्मली 1 साल होता है। टिपिकली अ फिस्कल क्वार्टर, यानी एक क्वार्टर हो सकता है, और अ ईयर 1 साल हो सकता है। इट इज़ वन ऑफ द 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो 3 मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनमें से ये एक है जिसमें एक इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है और ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। और ये क्यों ज़रूरी? एंड इज़ इसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपने याद रखना है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है हमें किस चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग देती है? द लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस, कि कितना बिजनेस सॉल्वेंट है, कितनी उसकी लिक्विडिटी की बेहतर पोजीशन है कि वो अपने लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन सेक्शन। जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसके 3 मेन एरियाज होते हैं जो उनकी एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, यानी बिजनेस ऑपरेट कैसा हो रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, जब भी हम इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से हमें कैश इनफ्लो ज़्यादा हो या आउटफ्लो ज़्यादा हो, ये दूसरा सेगमेंट है। तीसरा एलिमेंट इसका है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग कब होती है? जब हमें पैसा चाहिए होता है और हमने कोई ना कोई प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट करनी होती है। जब भी कोई कंपनी या बिजनेस का सेटअप करते हैं तो आपको पैसा चाहिए होते, वो या तो आप कंपनी है तो स्टॉक इशू कर लेते हैं, या फिर आप लोन की शक्ल में बैंक वगैरह से ले लेते हैं, या दोस्तों से उधार वगैरह ले लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी शक्लें होती हैं। जब आपको पैसा दरकार होता है वो पैसा कहाँ से आप लेते हैं, इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। इन्वेस्टमेंट होती है जब आप किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं इस पॉइंट से कि आपको वहाँ से रिटर्न मिलेगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट अर्निंग होगी। सो पहले हम देख लेते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा जो हमारे बिजनेस में आता है या जाता है उसको किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस सेक्शन डिटेल्स कैश फ्लो दैट अराइज फ्रॉम द कोर बिजनेस ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस को जब हम चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, हमें सप्लाईज वगैरह चाहिए, हमें कस्टमर को चीज़ें सेल करनी है, हमें एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, यानी पैसा आता भी है, पैसा जाता भी है बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के सेटअप को चलाने के लिए। तो इस चलाने वाली एक्टिविटीज़ को ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कहते हैं। इट इंक्लूड्स कैश रिसीट्स, जिसमें कैश की रिसीट्स होती है, कहाँ से आता है? कस्टमर से आता है। कैश पेमेंट टू सप्लायर, जहाँ से हमने सप्लाईज ली होती हैं, रॉ मटेरियल लिया होता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी होती हैं, उनको पेमेंट करनी होती है, और बाकी इसके खर्चे होते हैं टू ऑपरेटिंग बिजनेस, यानी कि बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग 2 मेथड। तो बिजनेस से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से जो हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो होता है उसको हम कैलकुलेट करने के 2 मेथड अप्लाई करते हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड है, लिस्ट ऑल मेजर ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स। इसमें डायरेक्टली जितनी कैश रिसीट्स हैं उनको हम ऐड करते जाते हैं, जमा कर लेते हैं, और जितनी पेमेंट्स होती हैं उनको हम माइनस कर लेते हैं। सो ये सिंपल तरीका है। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, तो इनडायरेक्टली हम इस तक अप्रोच करते हैं कि यहाँ से हमें
कैश इनफ्लो ज़्यादा हुआ या आउटफ्लो ज़्यादा हुआ तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है? स्टार्ट विद द नेट इनकम। जो करंट आपकी नेट इनकम होती है उससे आप शुरू होते हैं एंड एडजस्ट फॉर नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जितनी बाकी कैश के अलावा ट्रांजैक्शन होती है उनको एडजस्ट करते हैं, एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल में जितनी चेंज होती है उसको भी आप कंसीडर करते हैं। इनकी हम जब एक एग्जांपल करेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग भी अच्छे तरीके से हो जाएगी, और इस एग्जांपल में हमने इनडायरेक्ट मेथड इम्प्लाई किया है। अब आ जाती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जब हम बिज़नेस को लेके चलते हैं, कोई बड़ी मशीनरी हम ले लेते हैं जिससे हमने प्रोडक्शन करनी होती है, तो वो उसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो हमें 5 साल 10 साल तक के लिए फ़ायदा देता है। इसी तरह किसी कंपनी की आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स पड़ी हुई हैं बिज़नेस की, तो उनसे आप मुख्तलिफ स्टॉक्स खरीद लेते हैं, मुख्तलिफ जगह से आप जो ऑप्शन है उनको ख़रीद लेते हैं, सिक्योरिटीज़ खरीद लेते हैं, और वहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेते हैं ताकि आपको रिटर्न मिल सके। सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। इसमें कितने होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, और विद द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर इन्वेस्टमेंट होता है, और अदर इन्वेस्टमेंट। कैश इनफ्लो इन दिस सेक्शन में कम फ्रॉम, यहाँ पे कैश इनफ्लो कब आता है? जब हम सेल करते हैं किसी एसेट्स की, लाइक प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई भी इनमें से चीज़ें को बेचते हैं तो हमारे पास पैसा आता है। और द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, या आपने स्टॉक रखे हुए, सिक्योरिटीज़ रखी हुई किसी दूसरी कंपनी की, जितनी आपने 1 लाख की खरीदी थी, बेची तो 1,50,000 हो गया, तो ये आपके पास कैश इनफ्लोज होता है। कैश आउटफ्लोज कहाँ पे आता है? टिपिकली रिलेटेड टू दी परचेज ऑफ सच एसेट। जब आपने मशीनरी वगैरह खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, स्टॉक्स खरीदने हैं, तो उसकी पेमेंट करेंगे तो कैश आपका जाएगा, या इस लिहाज से जो आप भी इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू द कंपनीज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड लॉन्ग टर्म एसेट मैनेजमेंट। तो ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म हमें एसेट मैनेजमेंट के हवाले से यहाँ पे पता चलता है कि कंपनी ने कितना कैश इनफ्लो या आउटफ्लो के हवाले से परफॉर्म किया। आगे चलते हैं तो लास्ट जो हमारी एक्टिविटी होती है कैश इनफ्लो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के हवाले से, या कैश फ्लो इन स्टेटमेंट के हवाले से। दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट्स फाइनेंसिंग। नाम से भी ज़ाहिर है कि हमें फाइनेंस चाहिए, हमें फाइनेंसिंग करनी है, हमें लोन चाहिए, हमें स्टॉक इशू करके यानी शेयर्स इशू करके पैसा लेना है, और उस पैसे को हमने बिजनेस में इस्तेमाल करना है। तो ये सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती हैं। सो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इस सेक्शन में होता क्या कुछ है। दिस सेक्शन रिफ्लेक्ट्स कैश फ्लोज रिलेटेड टू फंडिंग द कंपनीज ऑपरेशन, यानी कि बिजनेस के ऑपरेट करने के लिए, ऑपरेशन चलाने के लिए हमें पैसा जो चाहिए होता है, उस पैसे को अवेलेबल करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, सोर्सेज यूज़ करते हैं, या फिर इस बिजनेस के अंदर कोई फर्दर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, उसकी एक्सपेंशन चाहते हैं, तो भी आपको पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से लेते हैं। इट इंक्लूड्स कैश इनफ्लोज फ्राम इशूइंग शेयर्स, यानी कि पैसे जब हम कैश इनफ्लोज होता है फ्राम इशूइंग शेयर्स, और बारोइंग फंड्स, यानी कि जब हम बारो करते हैं फंड या शेयर को इशू करते हैं तो भी लोग शेयर खरीदते हैं और पैसा देते हैं। फंड बारो करते हैं तो हम बैंक के पास जाते हैं, कोई मॉर्गेज वगैरह रख के हम लोन ले लेते हैं। एंड कैश आउटफ्लो इसमें क्या होता है? रीपेइंग लोन्स, जो आपने लोन पेमेंट करनी होती है उसमें पैसा वापस करते हैं। जब बिजनेस को प्रॉफिट अर्न होता है तो जिन्होंने स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड पे करते हैं, तो ये कैश आउटफ्लो होता है। और बाइंग बैक शेयर, जब आप शेयर अपनी कंपनी के वापस खरीदते हैं, आप अपने जो पेड अप कैपिटल उसको कम करना चाहते हैं, तो भी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसा देते हैं और शेयर अपने वापस खरीद लेते हैं। इस तरह से आपका पैसा आउटफ्लो होता है। दिस सेक्शन हेल्प्स असेस हाउ अ कंपनीज फाइनेंसेस इट्स ऑपरेशन, कि कंपनी अपने ऑपरेशन को कैसे फाइनेंस करती है, हाउ इट मैनेजेस इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कि अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को जो शेयर होल्डर्स का है उसको कैसे मेंटेन करती है, रिटेन अर्निंग अपने पास मेंटेन करती है, डिविडेंड पे करती है, या कैसे उसको लेके चलती है। यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है। अच्छा, हम बनाते क्यों हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो हमें लिक्विडिटी का एनालिसिस का करने से आसानी से पता चल जाता है कि बिजनेस कितनी लिक्विडिटी के हवाले से बेहतर पोजीशन में है। द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज क्रिटिकल फॉर असेसिंग अ कंपनीज एबिलिटी टू जनरेट कैश टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन। जितना कैश ज़्यादा बेहतर इसका इनफ्लो होगा, इतना ही इट्स मीन कि इसकी एबिलिटी है कि वो कैश अपना जनरेट कर सकती है और अपनी लाइबिलिटीज़ को मीट कर सकती है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है इन एक्टिविटीज़ को देखा जाए। इन्वेस्टर्स एंड क्रेडिटर्स यूज द कैश फ्लो स्टेटमेंट टू इवेलुएट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट इन्वेस्टिंग इन और लैंडिंग। जब भी वो लोन दे रहे हैं या इसके स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैश फ्लो की पोजीशन को देखें। इसके अलावा रिकन्सिलिएशन के लिए भी हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। जब हमारे पास नेट कैश हो तो हम देखते हैं कि पूरे साल में कितना कैश इनफ्लो है। जैसे कि हम आगे चल के एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कैसे हमने रिकनसाइल किया। इट रिकनसाइल द बिगिनिंग एंड एंडिंग ऑफ कैश बैलेंस, यानी कि हमारा एंड पे कितना बैलेंस था और शुरू में कितना बैलेंस था, हमने अर्न कितना किया। लिंकिंग द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, और इस तरह से लिंक कर लेते हैं बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को, क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होती है उसके अंदर
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जबकि फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ आपको बैलेंस शीट में मिलती हैं। तो जबकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीनों ये हमारी एक्टिविटीज़ को हम मर्ज कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ सिंप्लीफाइड एग्जांपल ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर अ फिक्शनल कंपनी, यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसका वजूद प्रैक्टिकली नहीं है। हम एक एग्जाम्पल के तौर, इसका नाम है XYZ कॉरपोरेशन फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2023। हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ मालूमात हैं, उनको हम देख लेते हैं। यहाँ पे कंपनी का हमने टाइटल दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहले हमने देख लिया नेट इनकम कितनी हमारी करंट, वो है $50,000। अच्छा, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हमने उसको चूँकि माइनस किया होता है, इसको हम ऐड बैक कर लेते हैं। इसी तरह डिक्रीज़ इन अकाउंट्स रिसीवेबल, जो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल में डिक्रीज़ हुई है 5,000, उसको भी हमने ऐड बैक कर लिया। इस तरह से इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री, तो पैसा हमारे यहाँ पे फंसा, इन्वेंट्री को हमने इंक्रीज़ किया, पैसा पे किया, तो कैश आउटफ्लो हुआ यहाँ पे। इंक्रीज़ इन अकाउंट्स पेबल, इसी तरह से पेबल्स की लाइबिलिटी हमारी जो अकाउंट्स पेबल की लाइबिलिटी की इंक्रीज़ हुई, ये भी हमने अल्टीमेटली जो पे करना था नहीं पे किया, इसकी वजह से कैश हमारा मेंटेन है, हमारे पास एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इस तरह से 64,000 तक पहुंच जाता है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इसके दूसरे नंबर पे आती हैं फर्दर। इनको देखें तो इन्वेस्टिंग यानी कि हमने लॉन्ग टर्म में कहीं एसेट्स में इन्वेस्ट करना है या कहीं सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो परचेज ऑफ इक्विपमेंट हमने ख़रीदा, 20,000 का हमने मशीनरी खरीदी, तो पे किया, तो कैश आउटफ्लो है, माइनस कर लिया, ब्रैकेट का मतलब माइनस है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, हमने सिक्योरिटीज़ इन्वेस्ट की हुई, कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी, हमने वो बेची, तो कैश हमारे पास आ गया, इसको ऐड कर लिया 15,000। इसी तरह से नेट कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को हम देखें तो टोटली हमने 20,000 पे किया और 15,000 उसमें से आया, तो टोटल हमें लॉस कितना, 5,000 का लॉस हुआ, यानी कि कैश आउटफ्लो हमारा 5,000 नेट पे हो गया। कुछ इनफ्लो हुआ 15,000, तो इससे ऑफसेट हो गया 20,000 जो पहले हमने पे किया था। तो इस तरह से नेट आउटफ्लो जो हुआ 5,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से हुआ। अब आ जाते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हमें पैसा चाहिए, हम इशू करते हैं स्टॉक्स या फिर लोन लेते हैं। इशूइंग ऑफ स्टॉक, हमने स्टॉक कुछ बेचे और 30,000 हमारे पास कंट्रीब्यूशन हुआ। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कुछ हमने कर्जे पे करने थे डेट की शक्ल में, 10,000 हमने वो पे कर दिया। डिविडेंड हमने शेयर होल्डर्स को पे किया, इससे भी कैश कम हुआ 5,000, ये भी माइनस में गया। नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इनको सम अप करें तो हमारा 30,000 आया और 15,000 गया, तो इस तरह से नेट जो है हमारे पास कैश इनफ्लो हुआ 15,000 हुआ। सो इस तरह से तीनों एक्टिविटीज़ को, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इनको सम अप किया तो हमारे पास 74,000 नेट कैश नेट इंक्रीज इन कैश हुआ। और जब हमने कैश देखा था बिगिनिंग में, तो हमारे पास 10,000 बैलेंस है। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास टोटल कैश का जो बैलेंस बन जाता है वो 84,000 है। सो कैश एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास बैलेंस आ जाता है। सो आगे चलें तो इस एग्जाम्पल की आगे मैंने ब्रेक डाउन फर्दर लिखी। इन दिस एग्जाम्पल XYZ कॉरपोरेशन जनरेटेड अ नेट इंक्रीज इन कैश ऑफ 74,000। इंक्रीज की हुआ कितना हुआ, 74,000 इस पूरे पीरियड में हुआ फॉर द ईयर। द कंपनीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ वर द प्राइमरी सोर्स ऑफ कैश, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा सोर्स हमारा है और यहाँ पे ज़्यादा हमारी अर्निंग हुई, कैश इनफ्लो ज़्यादा हुआ। विद द पॉजिटिव नेट कैश इनफ्लो $64,000 हुआ डिस्पाइट स्पेंडिंग $20,000, जबकि हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 20,000 का एक इक्विपमेंट खरीदा था। द कंपनी मैनेज इट्स टू पार्शली ऑफसेट दिस आउटफ्लो बाय सेलिंग इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़, हमने सिक्योरिटीज़ 15,000 की खरीदी थी, इस तरह से वो ऑफसेट हो गया, लीडिंग टू जो हमें आउटफ्लो नेट जो 20,000 से कम होकर 5,000 तक रह गया, क्योंकि हमने 50,000 की इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटीज़ को बेच दिया था। इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की ये समरी बन जाती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की तरफ जब आते हैं, कंट्रीब्यूटेड एडिशनल $15,000 इन कैश लार्जली ड्यू टू दी इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक, चूँकि हमने कॉमन स्टॉक इशू किए तो $30,000 आए थे वहाँ से, और कुछ हमने डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद हमें 15,000 नेट कैश इनफ्लो हुआ, और इस तरह से टोटल सब मिला के 74,000 पूरे साल में हमें कैश इनफ्लो हुआ। तो ये एक पॉजिटिव सिंबल है कि बिजनेस ने अर्न किया। सो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से आपके जो इंपॉर्टेंट MCQs पूछे जा सकते हैं, उसका अब एक असेसमेंट कर लेते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑप्शन है हमारे पास, टू मेजर प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन बी है टू असेस द कंपनीज कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ऑप्शन सी है टू एवेलुएट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ऑप्शन डी है टू कैलकुलेट द कंपनीज मार्केट value. Right option is B, to assess the company's cash inflows and outflows.
क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट? परचेज ऑफ न्यू इक्विपमेंट, ऑप्शन बी है पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ऑप्शन सी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस, ऑप्शन डी है इशुएंस ऑफ कॉमन स्टॉक. सो राइट ऑप्शन इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस. क्वेश्चन नंबर 3, cash flows from which activities are associated with the acquisition or disposal of long-term assets? Operating activities, financing activities, investing activities, equity activities. Right option is investing activities. Question number 4, how is the net cash flow from operating activities typically determined when using the indirect method? Option A, by directly listing cash receipts and payments. Option B, by adjusting net income for changes in working capital and non-cash items. Option C, by subtracting dividends paid from cash inflows. Option D है by adding up all cash inflows from financing activities. Right option is B, by adjusting net income for changes in वर्किंग कैपिटल एंड नॉन कैश आइटम. यानी कि जब हम इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें नॉन कैश आइटम्स को ऐड करते हैं नेट इनकम में. इस तरह से हम इनडायरेक्टली पहुंचते हैं कैश फ्लो पे. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल ऑन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़? यानी कि आपका जब कैश अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्रीज होते हैं तो उसका कैश फ्लो पे क्या असर पड़ता है? increases cash flow, decreases cash flow, no impact on cash flow, depends on the method used. Right option is decreases cash flow. Question number 6, which of the following would appear in the financing activities section of the cash flow statement? Financing activities में इनमें से कौन सी शो होगी? Purchase of inventory, sale of property, repayment of long term debt, payment of interest expense. Right option is repayment of long term debt. Question number 7, the issuance of new shares of stock would be classified under which section of the cash flow statement? Option A है operating activities, B है investing activities, C है financing activities, D है none of the above. Right option is C, financing activities. Question number 8, if a company has a positive cash flow from investing activities, it likely indicates that. दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ लें. इफ अ कंपनी हैज़ अ पॉजिटिव कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इट लाइकली इंडिकेट्स दैट. सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के हवाले से क्वेश्चन हो रहा है. द कंपनी इज मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन इट्स ऑपरेशंस. ऑप्शन डी है बी है द कंपनी इज सेलिंग मोर एसेट्स दैन इट इज़ परचेजिंग. ऑप्शन सी है द कंपनी हैज़ रीपेड its debt. Option D है the company's stock value is increasing. Right option is B, the company is selling more assets than it is purchasing. चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है नेक्स्ट हमारा. व्हाट डज अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज टिपिकली इंडिकेट? ऑप्शन ए है द कंपनी इज जनरेटिंग हाई प्रॉफिट्स. ऑप्शन बी है द कंपनी इज पेइंग ऑफ डेट फॉर or repurchasing its shares. Option C है the company is raising capital. Option D है the company is reducing its inventory levels. Right option is B, the company is paying off debt or repurchasing its shares. Lastly, question number 10, which of the following is not a cash flow from operating activities? Options: payment to suppliers. Option B, interest received. Option C, sale of fixed assets. Option D, कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स. राइट ऑप्शन इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं. अल्लाह हाफिज़.